बीरबल ने एक मजाक से पूरा झगड़ा खत्म कर दिया। दरबार में हंसी का काम कभी छोटा नहीं माना जाता था। अकबर महान का दरबार हमेशा से ही न्याय, तर्क और कुछ कुछ मसालेदार मनोरंजन का मिश्रण रहा है। ऐसे ही एक दिन अकबर के साम्राज्य में एक लंबा चौड़ा झगड़ा उभर आया, इतना बड़ा कि सुनकर हर आम खास की आंखें भर आईं और गृहस्थों की बातचीतों में उसका नाम आ गया। पर उस झगड़े का हल किसी लॉजिकल तर्क से नहीं, बल्कि बीरबल के एक मासूम मगर चतुर मजाक से हुआ, जो पूरे दरबार को हंसी से भरकर झगड़े की आग को बुझाकर शांति ला दिया। ये कहानी उसी दिन की है जिस दिन बीरबल ने इतना सरल मजाक किया कि हर दिल में प्यार का दीप लौ जाग उठा और शत्रु भी हंसते हंसते गले मिल गए। पृष्ठभूमि: झगड़े की शुरुआत। सब कुछ शुरू हुआ एक छोटे से कस्बे से, जो साम्राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसा था। नाम था रत्नपुर। रत्नपुर अपनी धान की खेती और मंडियों के लिए मशहूर था, पर उसके साथ ही यहाँ की राजनीति भी उतनी ही घमासान थी। शहर के दो प्रमुख परिवार, चौधरी परिवार और पटेल परिवार, वर्षों से जमीन और व्यापार की लड़ाई में लगे रहते थे। कभी ये लड़ाई पैतृक जमीन के बंटवारे पर, कभी नदी के पानी के अधिकार पर और कभी कभी बाजार में धन के हिस्से पर छिड़ जाती थी। एक बार तो मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों परिवारों ने अपने अपने गुनहगारों और वकीलों के साथ दरबार में शिकायतें भेजनी शुरू कर दीं। हर बार जब मामला हल हुआ लगता, नई शिकायत आ जाती। रिपोर्टें अकबर के पास पहुंची। साम्राज्य में अशांति का खतरा दिखा और अकबर ने आदेश दिया कि ये मामला मेरे दरबार में उठाया जाए। हर कोई आश्चर्यचकित था। रत्नपुर का झगड़ा अब सीधे बादशाह के सामने आ गया था। अकबर का फैसला: बीरबल को बुलावा। अकबर ने कहा, ये लड़ाई हमारे साम्राज्य के शांति के लिए खतरा है। मैं चाहता हूं कि ये झगड़ा आज ही हल हो, न्याय के साथ, पर बिना खून खराबे के। दरबारियों ने सुझाव दिया कि नियम और कानून के अनुसार गवाहियां और दस्तावेज पेश किए जाएं। पर अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, कानून और दस्तावेज जरूरी हैं, पर कभी कभी एक चतुर हंसी भी फैसले को आसान कर देती है। बीरबल, तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं कि ये झगड़ा अचानक से शांत हो जाए? बीरबल, जो हमेशा शांतचित्त और तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे, झट से खड़े हुए। उन्होंने सिर पर हाथ फिराकर कहा, जहां पनाह, कुछ नियम और तर्क होंगे, पर आज मैं एक मजाक से सबका मन बदल कर यह मामला हल करना चाहूंगा। यदि आप अनुमति दें तो मैं अदालत को एक छोटा नाटक दिखाऊंगा, जिसे देखकर हर दिल याद करेगा कि जीवन हंसी के बिना भी कितना फीका है। अकबर ने आंखों में चमक लिए। ठीक है, तुमको पूरा आज़ाद छोड़ रहा हूं, पर याद रखना, मजाक ऐसा होना चाहिए कि न्याय की अवहेलना ना हो। बीरबल की योजना। बीरबल थोड़ी देर के लिए खामोश रहे। फिर उन्होंने दरबार को बताया कि वे रत्नपुर के दोनों परिवारों को दरबार में बुलाना चाहेंगे। अकबर ने हुक्म दिया और दोनों पक्षों को तुरंत दरबार में हाजिर करवा दिया गया। दोनों परिवारों के मुखिया चौधरी हरिप्रसाद और पटेल सोमेश्वर एक दूसरे को चुनौती भरी नजरों से देखते हुए दरबार में पहुंचे। उनके साथ उनके वकील, गवाह और कुछ समर्थक भी थे। माहौल भारी और गंभीर था, कोई भी हल्के मूड में नहीं था। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, आज हम वही करेंगे जो दोनों पक्षों को परेशान किए बगैर न्याय का ध्यान रखते हुए उनसे उनका मन और रिश्तों की याद दिलाएगा। मैं चाहूंगा कि मंच पर एक छोटा सा नाटक हो, जिसमें कुछ चरित्र ऐसे होंगे जो आज के दोनों परिवारों की तरह लड़ते हैं और फिर एक मजाक के कारण सब समझ जाते हैं। दरबार में कुछ लोग हंसे और कुछ ने हैरानी जताई, मगर अकबर ने हरी झंडी दे दी। तब बीरबल ने कुछ दरबारी कलाकारों को बुलाकर एक नाटक रच दिया। पर नाटक में जो मजाक होना था वो केवल मंचीय नहीं था। बीरबल ने कुछ चतुर चालें और लोक रिवाजों का इस्तेमाल किया ताकि वास्तविक पक्ष चौधरी और पटेल भी अपनी वजहों पर ध्यान देकर हंस पड़ें। नाटक का आरंभ। नाटक शुरू हुआ। मंच पर एक मनोहर बाजार की दास्तां दिखाई गई। दो दुकानदार जो पापड़ और शक्कर बेचते थे, आपस में टकरा रहे थे। उनकी लड़ाई का कारण कुछ भी नहीं था, बस अहम और गलतफहमी। लोग हंसते और तालियां बजाते। तभी मंच पर एक चरित्र आया। नाम था बेरू का, जो हर छोटी छोटी बात पर बड़ा सा बयान दे देती। इस चरित्र की बात सुनकर दोनों दुकानदार और दर्शक क्रोधित होने लगे। गुस्सा ऐसा कि लड़ाई शुरू हो गई। बीरबल ने चुपके से कुछ दरबारी कलाकारों को छुपा कर रखा था, जो मंच के बाहर मुट्ठियां भर पत्ते और कमर पे बेलियां छुपाए बैठे थे। नाटक का मजा तब बढ़ा जब मंच पर बेरुका ने एक ऐसा मजाक किया कि सारी भीड़ ठहाके मारकर हंस पड़ी।
मजाक इसमें था कि उसने कहा, अगर तुम दोनों अपनी अपनी दुकानें छोड़कर एक साथ मिलकर एक नई दुकान खोल लो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम दोनों ने कितनी रंजिश व्यर्थ रखी है। हंसी का पल उस समय गहरा हुआ जब बेरुका ने नकली तौर पर एक पुराना दस्तावेज निकाला और पाठ किया, जिसमें लिखा था कि एक बार पहले के ज़माने में दोनों दुकानदारों के पूर्वज एक ही तलाइम पर बैठकर चाय पीते थे और एक ही मंच पर ताली बजाते थे। ये मजाक था, पर बीरबल की योजना थी कि दोनों पक्ष याद करें कि उनकी नफरत की जड़ कितनी छोटी और मूर्खतापूर्ण है। मजाक का असर। मंच पर हो रहे नाटक में दर्शक धीरे धीरे जुड़ने लगे, पर बृहद असर तब हुआ जब बीन, ठेठ लोकवाद्य की मधुर धुन निकली और साथ में एक बूढ़ा अभिनेता मंच पर आया, जिसने पुरानी कहानियां सुनाने की नमूना दी। उन्होंने बचपन की बातों और पुरखों की आदतों को उजागर किया, ऐसी बातें जो आज के दोनों परिवारों के साथ प्रत्यक्ष मेल खाती थीं। बीरबल ने भागदारों का ध्यान उस बात पर दिलाया जिसे वे भूल चुके थे कि रिश्ते, साथ बिताई यादें और छोटे छोटे त्योहारों के किस्से उनसे बेहतर थे जो आज वे खोते जा रहे थे। धीरे धीरे चौधरी और पटेल के मुखिया के चेहरे पर आश्चर्य और बाद में शर्म के भाव ने जगह ले ली। मजाक में छिपी सीख ने काम किया। दोनों परिवारों ने अपने अपने बहाने कम कर दिए और अपने अपने गवाहों की बातें सुनना कम कर दिया। दर्शक हंसते हंसते ये भी भूल गए कि वे यहाँ लड़ाई देखने आए थे। अब तो वे दोनों परिवारों की पुरानी मित्रता के किस्से साझा कर रहे थे। दिल की बात का खुलासा। बीरबल ने नाटक के चरम पर मंच पर खड़े होकर कहा, दोस्तों, आप लोग अपनी अपनी आंखों से देखो। ये नाटक नकली है, पर जो दर्द और गम आप महसूस कर रहे हो वो असली है। क्या ये लड़ाई सचमुच इतनी बड़ी है कि आप अपने बच्चों के लिए दुश्मनी छोड़ देंगे? क्या ये कहावत रिश्तों में समय भी एक माली है, आप भूल गए हैं? ये वाक्य जैसे सांप की सीटी की तरह दोनों परिवारों के दिलों में बैठ गया। चौधरी और पटेल दोनों ही गहरे विचारों में डूब गए। कुछ पुरानी बातें जो वर्षों से ठंडी पड़ चुकी थीं, अचानक से गर्म हो उठीं और दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मजाक से न्याय, बीरबल की चाल। बीरबल ने स्थिति समझते हुए कहा, जहांपना, मैं एक मजाक के जरिए दोनों परिवारों को याद दिलाना चाहता था कि जीवन में हास्य की भी अपनी जगह है, पर सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि नाटक की ये फिक्शन रचना एक आईना है। जो भी आप पर गुस्सा कर रहे हैं वो असलियत में आपके अंदर की कट्टरता है। पर न्याय की भी आवश्यकता है। किसी के मेहनत का फल, जमीन और नामो निशान न्याय के बिना नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि दोनों पक्ष शांति से बैठकर वास्तव में जो कागज और दावे हैं उन्हें बीच में रखकर निष्पक्षता से सुने। पर उसके पहले क्या आप दोनों माफी नहीं मांगेंगे? कठिन सवाल, पर देखा गया कि हंसी और शर्म ने मिलकर इंसान को छोटा कर दिया था और उनकी आवाजें नरम पड़ गईं। चौधरी ने हल्की सी हाँ में सिर हिलाया, पटेल ने भी आंखों में नम लेकर सहमति दी। तब दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और वही क्षण दरबार के लिए किसी जश्न से कम न था। परिणाम, शांति की स्थापना। अकबर ने फैसला कुछ नया और बुद्धिमत्ता भरा दिया। उन्होंने दोनों परिवारों से कहा कि वे अपने दस्तावेज और दावे न्यायालय में सही तरीके से पेश करें, मगर आज के दिन को स्मरण करने के लिए वे दोनों परिवार एक साझा उत्सव मनाएं, समझौता दिवस, जिसमें दोनों परिवार मिलकर गांव के मिट्टी से एक छोटा सा मंदिर बनवाएंगे और उसमें दोनों पूर्वजों के नाम लिखवाएंगे। ये निर्णय सबको भा गया। लोगों ने तालियां बजाईं। रत्नपुर के लोग भी इस निर्णय से आनंदित हुए। दोनों परिवारों ने आपस की दुश्मनी भूलकर मिलकर जश्न मनाया और गांव में फिर से वही पुराने गीत बज उठे जिन्हें वर्षों से कोई नहीं गाता था। बीरबल की मुस्कान और अकबर की प्रसन्नता। दरबार में सब कुछ शांत हुआ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने आज एक मजाक से कई दिलों को हंसाया और कई कटु बातों को खत्म किया, पर क्या ये न्यायपूर्ण भी था? बीरबल ने मासूमियत भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहांपना, मजाक और न्याय एक दूसरे को नहीं काटते। मजाक वो दृष्टि है जो मन की कठोरता को पिघलाकर सच्चाई को सामने लाता है, और सच्चाई जब सामने आती है तो न्याय स्वयं बात करता है। अकबर खुश हुए और पूरे दरबार ने बीरबल की दिमागी चतुराई की तारीफ की। उपसंहार, हंसी की ताकत। ये कहानी सिर्फ एक नाटक या मजाक का प्रसंग नहीं है। ये याद दिलाती है कि हंसी उसके सही प्रयोग से कितनी भयंकर कड़वाहटों को भी मिटा सकती है। कई बार लोग अपनी अहंग और क्रोध की वजह से छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देते हैं।
बीरबल ने उस दिन यही दिखाया कि एक सरल मजाक जिसमें दर्द का सामना भी है और मर्म भी कैसे लोगों के दिल बदल सकता है। कहानी का संदेश स्पष्ट है, न्याय की राह में कभी कभी संवेदना और हास्य का भी उतना ही स्थान है जितना कि कागज और गवाहों का। जब मन में संशय कम हो और हंसी खुलकर आ जाए तब सच सामने आना आसान हो जाता है। बताइए, क्या मैं जारी रखूं? बीरबल की हंसी भाग 2। पूर्ववर्ती संक्षेप 2-3 पंक्तियां। दरबार में एक बड़ा झगड़ा छिड़ गया था। दो बड़े जमींदारों की आपसी निजी लूट खसोट दरबार तक पहुंच गई थी। बीच बचाव के बाद बीरबल ने एक मजाक से पूरा झगड़ा खत्म कर दिया और सब हंस हंसकर शांत हो गए। अब कहानी का अगला भाग बताता है कि उस मजाक के बाद क्या हुआ, कौन सी सूक्ष्म साजिशें सामने आईं और कैसे बीरबल ने अपनी हंसी और चतुराई से बड़े राजनीतिक संकट को भी नियंत्रित किया। दरबार की हलचल कुछ दिनों तक अलग सी रही। जो लोग पहले सर पर तिलक लगाने आए थे, आज वे चुपचाप अपने अपने काम में लौट गए। मगर हुकूमत के शहर में ऐसी चीजें जो एक दिन के लिए दब जाएं, अक्सर चुपके से वापस उभर ही आती हैं। बीरबल को ये अंदाजा था, इसलिए उसने सिर्फ उसी दिन के मजाक पर संतोष नहीं किया। उसने दरबार के हर कोने में एक पतली सी फुफकार छोड़ दी कि किसी चीज को हल्के में लेना भी बुद्धिमानी होती है, पर कुछ चीजों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। नया सूचक, टकसाल का सिक्का। अगले हफ्ते महल के पास के बाजार में एहसास हुआ कि कहीं कुछ चालाक लोग एक नया खेल खेल रहे हैं। लोगों ने शिकायतें दी कि टकसाल के सिक्कों पर उभरते हुए निशान और कटी फटी धारियां असामान्य हैं, मानो नकली सिक्के बाजार में आ गए हों। राजा ने माना कि ये मामूली बात नहीं, मुद्रा की शुद्धता राजा की प्रतिष्ठा और रोजमर्रा के कारोबार की रीढ़ थी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे पास हंसी है, पर इस बार हंसी से काम नहीं चलेगा, खलासी और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नकली सिक्कों का जाल कौन बुन रहा है? बीरबल मुस्कुराया, वही आधी मुस्कान जिसमें मजाक के संकेत और गंभीरता दोनों बसती है। हंसी जरूर काम नहीं आएगी, पर हंसी के पीछे की समझ काम आएगी। जहां अपना अपना दिमाग चमकता है, वहां अक्सर सच छिपा होता है। जांच की साजिश। बीरबल ने 2 अजब से तरीके सुझाए। पहला, नकली सिक्कों का विश्लेषण, किन टकसालों में ये बन रहे हैं। दूसरा, बाजार के कुछ चुने हुए दुकानदारों को जांच के लिए गुप्त ग्राहक भेजना। राजा ने दोनों स्वीकृत किए। बीरबल ने कुछ चपरासी और एक पुराने मित्र, जो अब एक चिन्हित सिक्का नकलकार निकला, को बुलाया। बाजार में जब ये गुप्त ग्राहक चलने लगे तो उन्होंने देखा कि एक रसीला सीढ़ी छोटी सी दुकान है, जहां से बार बार वही पुरुष निकलते दिखते जो टकसाल के आसपास खड़े मिलते थे। उन युवकों के हाथ में कुछ छोटे छोटे उपकरण थे, परफेक्ट नहीं पर बेहद चालाक। नकल की परतें। जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि नकली सिक्के सीधे शहर के बाहर एक छोटी सी धातु की दुकान से आ रहे थे। वह दुकान जिस पर एक वृद्ध लोहार का मालिक था, पर असल मालिक एक रहस्यमय युवक था जिसका नाम जनता में कम ही लिया जाता था। युवक सौम्य और विनम्र दिखता था, बोलता कम, पर देखने से उसकी आंखें कुछ बताती थीं। बीरबल ने बताया कि कुछ चीजें आंखों से नहीं, कानों से भी दिखाई देती हैं। उसने दरबारी संगीतकारों को बुलाया और लोहार की दुकान के बाहर गुनगुनाते हुए कुछ सुर लगाए। संगीतकारों के सुर शायद ही किसी की नाक छेड़ते थे, पर सुरों की लय में एक बार वरिष्ठ लोहार ने अचानक कदम रोका। ये किसी तरह का संकेत था। चालाक जाल। बीरबल ने धीरे धीरे उस युवक के संपर्क में आने की योजना बनाई। उसने उस युवक के लिए एक नकली अवसर बनाया, महल के निकट एक उत्सव आयोजित करने का बहाना और उसमें हस्तकला के पुरस्कार का वादा। युवक को भेजने के लिए लोक कलाकार बुलाए गए और उन कलाकारों के साथ कुछ ऐसे लोग भेजे गए जो साहचर्य और बातचीत कर सकें। युवक ने पुरस्कार जीतने के बहाने महल पहुंचा। वो राम सा सूर्यमुख दिखता था, पर उसकी बातों में कुछ ठंडापन था। बीरबल ने उसे सीधे नहीं पकड़ा। उसने उससे बातों में बाजार के हालात और सिक्कों की गुणवत्ता पर टिप्पणी करवाई। युवक की मुस्कान रुकी और वो कुछ अनकहे शब्द बोलते हुए चला गया। बीरबल जानता था कि डर और लालच अक्सर एक जैसी चालें खेलते हैं। उसने युवक की जांच और उसके पीछे के साजिशकर्ताओं का पता लगाने के लिए कुछ लकड़ी के खिलौने महल के आसपास रखवाए, छोटे छोटे बंद बक्से जिनमें सिक्कों जैसी धातुएं मिली। धीरे धीरे चारों ओर के लोग इन बक्सों के बारे में बात करने लगे। साजिश का खुलना। कुछ दिनों बाद महल के किसी छोटे दरवाजे के पास एक गिरोह पकड़ा गया। वे वही लोग थे जो नकली सिक्कों की खेती कर रहे थे। पर कहानी यहाँ आसान नहीं थी। गिरोह के पीछे एक बड़ा ब्यौरा था। शहर के एक प्रभावशाली व्यापारी सरदार रमेश चंद्र के नाम पर कई संकेत मिल रहे थे।
वो एक ऐसा आदमी था जिसने सार्वजनिक रूप से राजा के लिए कई बड़े दान किए थे, पर उसके राजनीतिक शास्त्रों के तार कहीं गहरे जुड़े थे। अकबर का मन घबराया। यदि सरदार सच में जुड़ा हो तो सज़ा का मसला संवेदनशील हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ धनवान नहीं बल्कि कई दरबारियों और बड़े अधिकारियों का सहायक भी था। दरबार में खामोशी। बीरबल ने बड़ी चालाकी से पूरे मामले को दरबार में लाया। उसने सीधे सीधे किसी का नाम नहीं लिया। वो जानता था कि साक्ष्य की ताकत नंगी नोक पर नहीं पर परिपक्व सूरत में जचती है। उसने राजा को बताया कि शहर की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है और ये बात सार्वजनिक होनी चाहिए, लेकिन आरोप लगाने के लिए कच्चे मदों का सहारा नहीं लेना होगा। बीरबल ने सुझाव दिया कि पहले साक्ष्य इकट्ठा किए जाएं और फिर चुपके से सच्चाई दरबार के सामने रखी जाए। अकबर ने सहमति दी, पर उसकी आंखों में एक सवाल था। यदि रमेश चंद्र की जुड़ाई साबित हो जाए तो राजसी सम्मान बचाने का क्या उपाय होगा? बीरबल ने जवाब दिया, सजा कानून की होगी, लेकिन रीति और संस्कार का सहारा लेकर। सजा कभी केवल दंड नहीं होती, वो समाज का अंतिम पाठ भी होती है। योजना का अगला चरण, न्याय का तमाशा नहीं। बीरबल ने फैसला किया कि वे न्याय को सार्वजनिक नाटक नहीं बनने देंगे। उसने 2 प्रस्ताव रखे। पहले, जुर्म के सबूतों को पकड़ना, नकली टकसाल, उपकरण और लेन देन की कड़ी। दूसरा, जुर्म में शामिल लोगों को न्यायिक ढंग से परखा जाए, पर जनता के सामने बिना प्रमाण के किसी नाम को नहीं लिया जाएगा। यहीं से बीरबल ने एक और चाल चली। उसने रमेश चंद्र के नाम पर बार बार आने वाली एक छोटी सी दरबारीन चिट्ठी का निरीक्षण करवा दिया। चिट्ठियों में इस्तेमाल हुई स्याही, कागज की बनावट और मोहर की छाप को जांचा गया। ये सब धीरे धीरे प्रत्यक्ष साक्ष्य बनकर सामने आ गया। जब रस्सी नर्म हो, आर्थिक दंड। जैसे जैसे साक्ष्य उभरते गए, रमेश चंद्र के व्यापारिक खातों में विचित्र लेनदेन दिखने लगे। कुछ समन्वयक कंपनियों को बड़े बड़े रोप कर दिए जाते थे और फिर उससे नकली सिक्कों के लिए धातु और उपकरण खरीदे जाते थे। पर कोई साक्ष्य इस बात का प्रत्यक्ष सबूत नहीं था कि रमेश चंद्र ही हुकूमत चला रहा था। बीरबल ने सुझाव दिया कि सबसे पहले व्यापारिक दंड लगाए जाएं, रमेश चंद्र के कुछ अनुबंध रद्द किए जाएं और उसका कुछ माल जब्त कर लिया जाए। साथ ही उसे सार्वजनिक रूप से न्यून प्रतिष्ठा का सामना कराना भी आवश्यक था, पर पत्थर मारकर नहीं, बल्कि कानून और शिष्टाचार का प्रयोग करते हुए। सजा करती है पर सीख भी देती है। अकबर ने बीरबल की बात मानी। रमेश चंद्र के कुछ बड़े सौदों पर रोक लगाई गई और उसकी कुछ संपत्तियां सरकार के संरक्षण में आ गईं, पर लोगों के सामने उसे बिल्कुल अपमानित नहीं किया गया। बीरबल ने इससे भी बड़ा काम किया। उसने शहर में टकसालों की निगरानी कड़ी कर दी और छोटे हैंड टकसालों को सशक्त करने के लिए नए नियम बनाए। इससे नकली सिक्कों की मांग घटने लगी और लोगों को भरोसा लौटा। अप्रत्याशित मोड़, मित्र का इकरार। गिरोह के एक सदस्य ने, जो कभी बीरबल का पुराना परिचित हुआ करता था, गिरते गिरते अदालत में आकर सच्चाई बता दी। उसने खुलासा किया कि नकली सिक्कों का कारोबार केवल आर्थिक लालच नहीं था, ये एक तरह की प्रतिक्रिया भी थी उन व्यापारियों की जो तेज प्रतिस्पर्धा में घाटा झेल रहे थे। रमेश चंद्र ने उन व्यापारियों की मदद करने के बहाने ये जाल बुनवाया था, पर काम बहुत बड़ा हो गया था। ये इकरार बीरबल के लिए राजनीतिक रूप से सोने जैसा था। ये साबित करता था कि खुद रमेश चंद्र भी जाल से बाहर निकलना चाहता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल ने अदालत में उस साथी को पूरी सुरक्षा और उचित सजा के बदले में संरक्षण की पेशकश की और उसने स्वीकार कर लिया। हंसी का नया रंग। जो मजाक जिसने पहले झगड़ा खत्म किया था, अब अधिक परिपक्व अर्थ ले चुका था। बीरबल ने लोगों को हंसी के साथ ये समझाया कि समाज की समस्याएं केवल एक व्यक्ति पर टलती नहीं, वे जड़ से जुड़ी होती हैं। उसने महोत्सवों में जहां पहले हंसी हल्की फुल्की होती थी, वहां अब छोटी छोटी नाट्य प्रस्तुतियां करवाईं, जिनमें सामान की कीमतों, व्यापार की नैतिकता और समाज के दायित्वों की प्रतिनिधि कहानियां बताई जातीं। अंतिम उलझन, क्या सजा काफी है? रमेश चंद्र का नाम अब सार्वजनिक रूप से संक्षिप्त रूप में आया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और कुछ दान भी करने की पेशकश की। पर बीरबल को यह तय करना था कि क्या केवल आर्थिक दंड और सार्वजनिक सेवा इतनी बड़ी गलती के लिए पर्याप्त हैं। समाज की आंखों में मुंह साझा करना जरूरी था, पर क्या वो सजा मार्ग निर्देश की सीमा तक रहे? बीरबल ने कहा, सजा का मूल उद्देश्य सुधार है, ना कि केवल अपमान। यदि हम उसे अपमानित कर देंगे तो वो समाज से कट जाएगा, पर अगर हम उसके अपराध का फल उसे चखने देंगे और साथ ही समाज को भी सुरक्षा देंगे तो दंड सार्थक होगा। अकबर ने आदेश दिया कि रमेश चंद्र को सार्वजनिक रूप से कुछ वर्ष तक सरकारी नियंत्रण में रखा जाए। वो अपनी संपत्ति और व्यापार का प्रशासन सीधे तौर पर राजकीय अधिकारियों के साथ साझा करेगा
और साथ ही उसे सार्वजनिक शिक्षण एवं सुधार योजनाओं में लगा दिया जाएगा। ये डर था, दंड भी था, पर साथ में सुधार का रास्ता भी। नए सुरों की अनुभूति। समाज ने धीरे धीरे बदलाव देखे। नकली सिक्कों भी आपूर्ति कम हुई, व्यापारिक भरोसा लौटा और लोगों ने सजग होकर नए नियमों का स्वागत किया। बीरबल ने जो छोटे छोटे नाट्य और लोक समारोह आयोजित किए थे, वे अब सामाजिक शिक्षा के साधन बन गए थे और हंसी वहां एक उपकरण के रूप में काम करने लगी। लोगों ने गंभीर मुद्दों को भी हंसी में समझना सीखा, जिससे उनका मन खुला और संवाद होने लगा। अंत की दहलीज पर एक नई चुनौती। जब सब कुछ शांत दिखने लगा, तभी बीरबल के कानों में एक नई खबर पहुंची। दरअसल नकली सिक्कों का मामला तो संभल गया था, पर अब बाहरी सीमा के पार से एक अलग तरह की टोली आए जाने की खबर थी, जो सस्ते झुमके और विदेशी काजलों के साथ बाजार में आकर अफरा तफरी मचा रही थी। वे विदेशी व्यापारी पुराने समाज नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और स्थानीय उद्योगों को प्रभावित कर रहे थे। बीरबल ने आंखें चमकाकर कहा, हंसी कभी खत्म नहीं होती, बस वो नए मसलों के लिए तैयार रहती है। और इसी संकल्प के साथ उसने अपना नक्शा तैयार किया, नए साजिशकारों को समझाने के लिए, विदेशी और स्थानीय व्यापारियों के हितों को संतुलित करने के लिए, और ये सिखाने के लिए कि हंसी न केवल झगड़ों को मिटाती है, बल्कि बड़े आर्थिक और सामाजिक मसलों के हल के बीच भी पुल बन सकती है। बीरबल का तिगापा मस्खरा, हंसी ने जोड़े सारे टुकड़े। अध्याय 1, जो हंसाते हैं वही समझाते हैं। अगली सुबह किले की दीवारों पर धूप की सुनहरी पट्टियां धीरे धीरे फैल रही थीं। हवा में अभी पिछले रात की हल्की खटपट के गूंज बची थी। जो लोग दरबार के बाहर खड़े थे, उनके चेहरे पर थकी सी परछाई थी, पर आंखों में एक अलग सी जिज्ञासा भी थी। अकबर महल के दरवाजे खुले और अकबर स्वयं आए। उनकी चाल में कोई बिगड़ा सा सोच दिख रहा था। बीरबल भी साथ थे, पर उनके चेहरे पर वही मस्खरी झलक थी जो हर मुश्किल में हल्केपन की किरण जगा देती थी। बीरबल, अकबर बोले, कल तुमने मजाक से काम तो कर दिया, पर क्या यही पर्याप्त है? कुछ लोग तो मौखिक शांति पर राजी हैं, पर जो दिलों में गुस्सा है, क्या उसे भी मिटाया जा सकता है? बीरबल ने चुटकी ली और हल्की मुस्कान दी। साहब, हंसी बाहर का खेल है, पर घर की मरम्मत दिल से करनी पड़ती है। कल का मजाक दरअसल दरवाज़ा खोलने का बहाना था। आज असली काम है। दीवारों के पीछे जो नाजुक चीज़ें हैं, उन्हें जोड़ा जाएगा। अकबर ने सिर हिलाया। बताओ, क्या योजना है? दरबार का एक छोटा सा नाटक, बीरबल ने कहा। नाटक ऐसा कि जो लोग हकदार हैं उन्हें हक मिलेगा, जो खलल गालते हैं उनकी चाल इनके सामने खुल जाएगी, और सबसे बड़ी बात, जो लोग इतने जिद्दी हैं कि मुंह से शांति बोल दें पर दिल से नहीं माने, वे अक्सर हंसी में खुद को झूठा पाते हैं। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, पर याद रखना, हम किसी का अपमान नहीं करने वाले। हमारा मकसद सुलह है, शर्माना नहीं। बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, साहब, मजाक और शर्म में बड़ी महीन रेखा होती है। मैं उसी रेखा का पक्का हसोड़ मारता हूं। अध्याय 2, तैयारी, नकाब, रोल और रंग। बीरबल ने तुरंत ही तैयारी शुरू कर दी। उसने दरबार के कुछ भरोसेमंद कलाकार चुने, शहजादा के प्रधान चित्रकार, एक पुराने तमाशबीन, एक मध्यम आयु का कवि और एक नट। पर बीरबल के चुने हुए असली लोग थे वही वे दरबारियां जिनकी शान और दिखावटी बोलती करते रहते थे। एक अति महत्वाकांक्षी मंत्री, एक आलसी जमींदार और वो किसान जो कल झगड़े में सबसे ज्यादा ऊंची आवाज करते थे। बीरबल ने सबको अलग अलग रोल दे दिए, बिना बताए कि असल पहचान क्या होगी। बीरबल ने कहा, दोनों गांवों के लोगों को आमंत्रित करो, पर उनके बीच जो सबसे ज्यादातर झगड़ा था, उसके मुंह बोले नेता को मैं अपनी तरफ रखूंगा। नाटक ऐसा होगा कि सबको अपने व्यवहार पर हंसी आए और फिर वे अपने आप समझ लें कि कब गलती की। नाटक की पटकथा एकदम साधारण पर बारीक थी। एक किस्सा जिसमें दो पड़ोसी छोटे छोटे कारणों पर लड़ते हैं, पानी, जमीन, एक खोया हुआ बकरा, और फिर एक अनूठा मस्खरा आकर पूरी कहानी उलट देता है। पर इस उलट में हर किरदार की आदतें इतनी सटीक उत्तीर्ण होती कि हर पहलू पर दर्शक अपने आप को देखते। इतना ही नहीं, बीरबल ने स्क्रिप्ट में सूक्ष्म सी कला छिपा दी थी। जो भी दरबारी बड़ा बड़ा दिखता था, उसे उस चरित्र से जुड़ा एक शर्मनाक मगर हल्का सा सच बोलना होगा। जैसे घर पर पंखा बंद रखना, पर दरबार में मीटिंग में पर्यावरण बचाओ नारे लगाना। याद रखो, बीरबल ने चाहा था कि जब लोग हंसे तो वही क्षण उनके चेहरे पर सच की झलक दिख जाए, और इसी के लिए उसने अभिनेता विन्यास खास रखा,
आंखों का खेल, समय का चुटकुला और सही पलों पर खामोशी का विस्फोट। अध्याय 3। मंच पर आते हैं सच के मास्क। नाटक की शाम महल के पुराने आंगन में बहुत भीड़ थी। दोनों गांवों के लोग, दरबारिया, मंत्री, जमींदार, सब। बीरबल ने मंच की शुरुआत खुद की छोटी सी टिप्पणी से की। आदाब। आज हम सब एक ही परिवार हैं, बस कुछ लोग रसोई में पहले पहुंचने के लिए लड़ रहे हैं। सब ने हंसी से तालियां बजाईं, पर बीरबल की आंखें हर तरफ देखने लगी। कौन कितनी देर तक हंसता है, किसका गला सूख जाता है, किसकी आंखें पानी से भर आती हैं। नाटक शुरू हुआ। एक छोटे से दुर्घटनाग्रस्त बकरा की कहानी ने सबको पहले ही पलकों पर टिकाया। बकरा खोया, दोनों पड़ोसी एक दूसरे को दोष देते हैं। लगातार तकरार, एहसान भरवा आरोप और फिर एक एक करके ऐसे कारनामे जो सिर्फ हल्के फुल्के थे पर बड़े दिखते थे। किसी ने राजमार्ग पर पगड़ी रखी, किसी ने नगर के तालाब से पानी पहले ले लिया, किसी ने खेत की बैर हो गई। दर्शक हंसते, पर धीरे धीरे उस हंसी में शिकायत का अंश मिला। फिर आया वो पल, नाटक का मध्य भाग, जहां बीरबल के नकाबधारी मस्खरे ने मंच पर प्रवेश किया। उसने एक एक दरबारी का नकल की, पर नकल इतनी सुस्त थी कि लोग पहले तो चौंके, फिर चिल्ला चिल्ला कर हंस पड़े। वो मंत्री जो कल बड़े बड़े वादे करता था, मंच पर अपना योजना बयान सुनाने लगा। पर मस्खरे ने बीच में आकर कहा, साहब, आप हर बार योजना बताकर जाते हैं, पर घर में आपका बर्तन कब धोया जाता है, ये प्रश्न बड़ा है। ये सुनते ही दर्शक जोर जोर से हंस पड़े और मंत्री का चेहरा पल भर के लिए लाल हो गया, पर वो हंस पड़ा। यही बीरबल की चाल थी, लोगों को आत्मालोचना की एक छोटी झड़ी में डालना ताकि वे खुद हंसते हुए अपनी गलती मान ले। अध्याय 4। जब हंसी ने सत्य खोला। नाटक के आगे बढ़ने पर मस्खरे ने एक चाल और चली। उसने झूठे सबूतों का ढेर दिखाया, एक नकद बस्ता, एक टूटा पग और एक चिरकुट नोट, और पूछा, ये किसका है? लोग उंगलियां उठाने लगे, पर बीरबल ने ठहाका मारा और कहा, जो भी सच कहेगा उसे इन तिन्हों में से एक तसल्ली इनाम मिलेगा, और जो झूठ बोलेगा वही इन कमिक पर बैठ जाएगा। दर्शकों ने सोचा कि यह भी मजाक है, पर सबने ध्यान देना शुरू किया। जो लोग सच बोलते रहे उन्हें मंच पर एक एक छोटा सा उपहार दिया गया, एक थाल, एक चश्मा, एक कपड़ा। पर जो झूठ बोले वो सहम कर बैठ गया। क्यों? क्योंकि हर झूठ पर मस्खरे के एक एक सवाल थे जो हंसी के साथ पूछे जाते, और झूठ वाले की आवाज एक एक कर कमजोर पड़ती गई। आखिर में एक बड़ा ट्विस्ट आया। मस्खरे ने सबको कहा, जिन्होंने कल आपस में सबसे ज्यादा लड़ाई की वे आपसी झगड़े की सूची छोड़कर चले गए हैं। पर असली बात यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं अक्सर सबसे ज्यादा डरते हैं। ये बात सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी एक बूढ़ा किसान उठकर बोला, सच यही है, मैं कल गुस्से में इतना जोर से बोला क्योंकि मेरे बेटे की शादी थी और मुझे डर था कि पानी नहीं मिलेगा, खेत सूख जाएगा। इससे पानी की बात सामने आई और दोनों गांवों के बीच पानी वितरण की वास्तविक कमी का पता चला, जो झगड़े की असल जड़ थी। न केवल पानी, खराब तालाब, टूटी पाइप और प्रशासनिक लापरवाही के कई पहलू सामने आए। वो हंसी का पल अब गंभीर वास्तविकता में बदल चुका था, पर लोग शर्मिंदा नहीं हुए, बल्कि मिलकर हल करने की चाह दिखाई। अध्याय 5। शासन और समाधान, हंसी के साथ समझौता। बीरबल ने मंच पर आकर कहा, देखा आपने, हंसी से दरवाजे खुलते हैं, पर काम वही है जो मिलकर करना है। उसने अकबर की ओर इशारा किया। अकबर ने दिल से कहा, क्यों ना हम मिलकर इस तालाब की मरम्मत कराएं और पानी के लिए एक नियम बना दें जिससे दोनों गांव बराबरी से पानी लें। मंत्री, जो कल लड़ाई की हवा और शोर का कारण था, अब खुद आगे आया। साहब, उसने कहा, मेरी भूल रही, मैंने बजट की रिपोर्ट नहीं दी। मैं आज से जिम्मेदारी लेता हूं, और अगर लोगों ने गलती की तो मैं उनके सामने माफी मांगूंगा। यहां से एक श्रृंखला बन गई। जमींदार ने खेतों के पानी के पंक्तिबद्ध उपयोग का वचन दिया, दरबारी शिक्षित युवा लोगों को निकालने का वादा किए, और बीरबल ने सुझाव दिया कि हर महीने एक हंसी मिलन रखा जाए जहां वो सभी लोग छोटी छोटी बातों पर मिलकर हंसें और फिर जरूरी काम तय करें। सबने हामी भर दी। हंसी अब सुलह का माध्यम बनी थी, पर यह सिर्फ मजाक नहीं था, ये एक सक्रिय पुल था जो विभाजन को जोड़ने लगा। अध्याय 6। उन चुटकुलों के बाद की कड़वी सच्चाई। पर बीरबल जानता था कि हर हंसी के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी होती है। उसने नाटक में कुछ ऐसे संकेत छोड़े थे जिन्हें अकबर ने नोट किया। भ्रष्टाचार के हल्के संकेत, कुछ फाइलों में कमी, और में से ऐसे लोग जो खामोशी से दिल और राज दोनों में गिल्ट रख रहे थे।
बीरबल का असली मकसद केवल झगड़ा सुलह कराना नहीं था, बल्कि दरबार की सफाई करना भी था। वो मंत्री जो हंसकर भाग गया, असल में किन्हीं दलालियों से जुड़ा था। जमींदार का पितृ साम्राज्य किरण सी ढीली हो रहा था, क्योंकि वो नए नियमों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, और कुछ दरबारी केवल दिखावे के लिए शांति चाहते थे। बीरबल ने नाटक के माध्यम से इन सबको सामने ला दिया, पर जनमानस की आंखों से। अब होगा ऐसा कि अकबर स्वयं देख पाएंगे कौन उन्हें सच्चे सलाह दे रहा है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए दरबार का शो चलाते हैं। अध्याय 7, एक रात का वादा और नया सवेरा। नाटकीय शाम के बाद महल में एक छोटी सी सभा हुई। सिर्फ 3, अकबर, बीरबल और एक बूढ़े मुख्य किसान। किसान ने कहा, सरकार का ध्यान हमारे ऊपर बहुत दिनों से नहीं था, पर आज जब आपने हंसते हुए हमारी कहानी सुनी, हम भी मुस्कुराए और इससे बड़ी ताकत मिली है। अकबर ने गला साफ किया, मैं वादा करता हूं, नए पानी के नियम बनेंगे, तालाब की मरम्मत आजकल के काम है, और हर महीने बहस के बजाय हंसी की सभा होगी, जहां शिकायतें खुलकर आएंगी और समाधान भी। बीरबल ने अपनी आंखों में चमक भरकर कहा, और अगर कोई फिर भी पुराने ढर्रे पर लौटना चाहे तो उसे याद दिला दिया जाएगा कि यहां हंसी से भी भारी हथियार है, जनता की नजर। सारे दरबार ने तालियां बजाईं, मगर बीरबल ने अंत में एक नरम सा चेतावनी संदेश छोड़ दिया। हंसी से काम सुलझना आसान है, पर हंसी की गलत जगह पर चोट भी पहुंच सकती है। इसलिए हमें हमेशा ये देखना है कि किसे हंसाया जा रहा है और क्यों। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया, पर वो मुस्कुरा रहे थे। अध्याय 8, नाटक का सामाजिक असर। अगले हफ्तों में दोनों गांवों की हालत बदलने लगी। तालाब की मरम्मत से खेत हरे भरे दिखने लगे, पानी का नियम लागू हुआ और रात दिन का पानी बंटवारा व्यवस्थित हुआ। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी, क्योंकि घरों में मतभेद कम हुए। गांवों के लोग अब महल आते जाते और दरबार की बैठकों में बैठकर सीधे अपनी बात रखते। बीरबल के हंसी मिलन का आयोजन हर महीने बड़ी चहल पहल से होता, जिसमें कभी कभी कविताएं पढ़ी जातीं, कभी भी लोकगीत गाए जाते और कभी कभी छोटे छोटे नाटक होते। इससे सिर्फ समस्या समाधान नहीं हुआ, बल्कि एक नई संस्कृति पैदा हुई। जहां विवाद पहले चिल्लाने से निपटा करते थे, अब वे सोच विचार कर हल किए जाते थे। दरबारियों के लिए भी ये एक बदलती हवा थी। जो लोग केवल दिखावे करते थे, उनकी पोल धीरे धीरे खुलती गई, और जो सच में काम करना चाहते थे, उन्हें अब मौका मिला। बीरबल ने यह भी सुनिश्चित किया कि जिन लोगों की मदद से समाधान हुआ, उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाए, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। अध्याय 9, छोटा सा प्यार और बड़ा सा सबक। इस बीच एक मधुर उपकथा भी जन्मी। नाटक में अभिनय करने वाली कलाकार और उस किसान के बेटे के बीच सौम्य लगाव। शुरुआती झिझक के बाद वे दोनों धीरे धीरे करीब आए, पर उनकी मजबूरी भी थी। गांव में रिश्ते अभी नए सिरे से बन रहे थे और दहेज, सामाजिक बाधाएं अब भी मौजूद थीं। बीरबल ने उनसे कहा, हंसी इंसान को जोड़ती है, पर रिश्तों की रखवाली समझदारी से करनी पड़ती है। उन्होंने गांव वालों के सामने सादगी से सगाई की और पूरे गांव ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया। ये छोटा सा प्यार दरअसल बड़े सबक का प्रतीक था। जब लोग एक दूसरे को समझते हैं तो समाज सुधरता है। अध्याय 10, अंतिम तमाशा, जब पुराना दोस्त सिखाता है। समय के साथ कुछ लोग पुराने ढर्रे पर लौटना भी चाहते थे। वे छोटे छोटे विवाद फिर उगाते, पर बीरबल के हंसी मिलन ने अब एक नई परंपरा बना दी थी। पहले हंसो, फिर बात करो, और यही नियम उन लोगों की चाल को रोक देता। एक दिन वही पुराना मंत्री, जो अब थोड़ा सुधर गया था, मंच पर आया और सार्वजनिक रूप से एक बालियत की मांग की। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती कर गया। पर इस बार बीरबल ने उसे एक हल्की सी चुनौती दी। ठीक है, पर पहले एक जोक सुनाओ जिससे सब हंसें, क्योंकि जो आदमी हंसाकर दिल जीत ले, वो सच्ची पावती पाता है। मंत्री थोड़ी झिझक के बाद मजाक बनाया और सब हंस पड़े। यही क्षण था जब हंसी ने न केवल पुरानी गलती को ढक दिया, बल्कि मंत्री की मंशा की सच्ची परीक्षा भी कर दी। क्या वो वास्तव में बदल गया है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? मंत्री की आंखें नम थीं, और ये नम आसपास के लोगों को बताने लगा कि वो अब सच्चे मन से बदलने का प्रयास कर रहा है। और इस प्रकार पुराना दोस्त भी नई सोच का पैरोकार बन गया। उपसंहार। हंसी एक बार की खेल नहीं, कला है। 20 साल बाद से अगर कोई इतिहास लिखे तो वो ये देखेगा कि कैसे बीरबल की एक मजाकिया नज्म ने एक बड़े झगड़े का हल निकाला। पर इससे भी बड़ा ये सबक होगा कि हंसी केवल मनोरंजन नहीं, वो संवेदनशीलता का उपकरण है।
ये लोगों को उनके कृत्यों का सामना कराती है, उन्हें गलती स्वीकार करने की हिम्मत देती है और जो सबसे महत्वपूर्ण है, समाज को जोड़ कर रखती है। अकबर ने बीरबल को सार्वजनिक रूप से दंडित नहीं किया, बल्कि उसे हंसी का प्रहरी कहकर सम्मानित किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, हंसी का पहरेदार होना आसान नहीं। हर दिन हमें ये देखना है कि किसे कब हंसाया जाए और किसे कब स्नेह दिया जाए। और दोनों गाँव, वे अब कभी कभार बहस करते, पर ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि वहां एक नई परंपरा आ गई थी। पहले हंसें, फिर हल निकालें, और अगर कोई फिर भी जिद पर अड़ा तो पूरा गांव मिलकर उसे एक छोटा सा मस्खरा बनाकर उसका हंसी इम्तिहान ले आता, ताकि उसे खुद महसूस हो कि किस चीज का क्या महत्व है। नया सवेरा, नई हलचल। अकबर का महल उस दिन भी अपने सामान्य शाही ठाट में जगमगा रहा था, पर हवा में किसी अनजान हलचल की गूंज थी। कुछ दरबारी अपनी अपनी सोच में डूबे थे, कुछ हंसी मजाक को भूलकर गंभीर विचारों में मसरूफ। बीरबल ने सुबह की चाय के साथ ही महसूस कर लिया कि अब जो चुटकुला उसने कहा था, उसकी परछाई कहीं और भी फैल गई है। बीरबल ने सोचा, हंसी तो दरअसल एक औजार है, पर हंसी से भी कई द्वेष पनप सकते हैं। उसने ज़मीनी हकीकत जानने के लिए कुछ चतुर तरीके अपनाने का फैसला किया। मुसीबत की परतें। दरबार के बागीचे में, जहां अकबर को ताज़ा हवा लेने की आदत थी, एक छोटा विवाद उभर रहा था। बागीचे के सेवक और कुछ नज़दीकी दरबारी आपस में एक पुराने वादे को लेकर बहस कर रहे थे। ज़मीन का टुकड़ा किसका अधिक हक है और किसे उसका सौदा तोड़कर नया अधिकार दिया जाना चाहिए। ये मामूली सा विवाद जल्द ही बड़ा बन गया, क्योंकि न केवल ज़मीन बल्कि उस ज़मीन पर लगाए जाने वाले पेड़ों के फल की आय भी दांव पर थी। सबसे तकलीफदेह बात यह थी कि किसी ने पुराने वादे का कागज़ खो दिया था। कागज़ का भुगतान एक साधारण गलती का नतीजा बताया जा रहा था, पर किसी न किसी को शक था कि ये जानबूझकर किया गया। दरबार में ऐसी चुंगाइयाँ घूमती हैं जो छोटी शुरुआत लेकर बड़ी आग बना देती हैं, और इस आग में सबसे खतरनाक चीज़ थी अफवाहें। बीरबल का नज़रिया, मजाक और जांच। बीरबल ने सोचा, सीधी बहस बैर को बढ़ाएगी। मुझे किसी ऐसे रास्ते की ज़रूरत है जो लोगों का ध्यान हटाकर समस्या का समाधान कर दे, एक ऐसा रास्ता जो सच बाहर लाए पर बिना थप्पे के। वो धीरे धीरे उन लोगों के पास गया जो विवाद में थे और उनके साथ साधारण बातचीत करने लगा। कुछ हल्का फुल्का मजाक, कुछ रोज़मर्रा की बातें और बीच बीच में चुटकुले। इससे बहस करने वाले लोग कुछ नरम पड़े, पर बीरबल का मन अभी भी बेचैन था। कागज़ कहाँ गया? क्या ये गलती थी या साजिश? एक छोटा सा खेल, कागज़ कहाँ है? बीरबल ने एक प्रस्ताव रखा। दरबार के बीच एक सार्वजनिक खेल रखा जाए, कागज़ का खेल। खेल का नियम सरल था। हर दरबारी और सेवक एक एक कागज़ ले आएगा, जिस पर वो अपने नाम और सबसे पसंदीदा मजाक लिखेगा। ऐसा करने से हर कोई अपना नाम सार्वजनिक करेगा और असल कागज़ का जाल ढीला होगा। कई लोगों ने कहा कि ये बेवकूफ़ी है, लेकिन बीरबल ने कहा, हंसी का कार्ड सबको शर्म से बचाएगा और किसी भी छुपी हुई साजिश को असली चेहरे पर ला देगा। अकबर ने सहमति दे दी। उसे बीरबल की योजनाएं ज़्यादातर सफल लगी थीं। खेल की रात, राजसी रंग और चुटकुलों की बारिश। जब खेल का दिन आया, दरबार का माहौल त्योहार जैसा था। हर कोई रंग बिरंगे कागज़ लेकर आया, पर कुछ लोगों के कागज़ में नाम की जगह खाली पड़ी थी और कुछ ने वही नाम लिखा जो किसी और का था। ये वही वक्त था जब बीरबल चाह रहा था कि लोग खुद अपनी गलती दिखा दें। खेल के दौरान एक दरबारी का कागज़ अचानक फड़फड़ा कर गिरा और उसमें एक अजीब सा दाग निकला, जैसे किसी ने पानी की जगह कागज़ पर शहद डाल दिया हो। ये दाग किसी पुराने मोहर की तरह दिख रहा था, पर किसी ने उसे तुरंत पहचान नहीं किया। बीरबल ने अपने मजाक भरे अंदाज में कहा, देखा ना, कागज़ खुद बोलना चाह रहा है। सब हंसे, पर फिर भी कुछ लोग चिंतित थे। चुटकुलों के पीछे की जांच। बीरबल ने दाग वाले कागज़ को चुपके से उठाकर जांच की। दाग केवल दाग नहीं था, उसमें कुछ शब्द हल्के से दिखाई दे रहे थे, जैसे पुरानी स्याही से कुछ लिखा गया हो और अब वही स्याही फीकी पड़ रही हो। बीरबल ने सोचा कि फिर से चीज़ें साफ हो सकती हैं यदि हम कागज़ पर थोड़ा ध्यान दें। उसने विनम्रता से कहा कि कागज़ को धूप में सूखने के लिए रखा जाए, पर असल में उसने कोई जाल नहीं रखा था। उसने बस एक छोटा सा धोखा सोचा। वो जानता था कि कुछ स्याही धूप के नीचे अलग तरह से चमकती है, पर यह तरीका नाजुक भी था। सायास खुलासा, पुरानी स्याही पुराना सच। जब कागज़ धूप में रखा गया, कुछ शब्द उभरने लगे।
नामों के आर पार कुछ संकेत दिखाई दिए। उन संकेतों में एक छोटा सा निशान था, एक मोहर की क्यारियां। बीरबल तुरंत पहचान गया कि ये मोहर उसी कागज के आकार की थी जो कई साल पहले सरकारी सौदे में इस्तेमाल होती थी। ये मोहर केवल एक परिवार के दस्तावेज पर पाई जाती थी और उसी परिवार का एक दरबारी अभी दरबार में बैठा था जिसने खुले तौर पर बहस की थी। अचानक माहौल में चुप्पी छा गई। किसने क्या किया? झगड़े का जिह्वा खुलता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह तो वही मोहर है जो कभी पुराने वादों पर दबाव बनाती थी। दरबार में लोग एक दूसरे की तरफ मुड़े और सवालों की बारिश होने लगी। किसने कागज छुपाया? किसका मकसद था? धीरे धीरे सच खुलता गया। एक बूढ़ा दरबारी जो अब अनुपस्थित था, उसने अपने पुत्र को कागज सौंपा था, पर पुत्र ने कुछ पैसों के लालच में कागज छुपा लिया था ताकि वो दूसरों को फंसा सके। पर वही पुत्र अब दरबार में नहीं था, वो बाहर के व्यापारों में लगा हुआ था। बहस का ताना बाना पूरा बदल गया। अब ये न केवल जमीन की बात थी, बल्कि विश्वास और धोखाधड़ी की गहरी चोट भी थी। 9. एक नया मोड़, मजाक का असली असर। यहां पर बीरबल का मजाक असल में अपना काम कर गया था। खेल, चुटकुले और हंसी ने लोगों को शांत किया और धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। लेकिन अब सवाल था, जो चोरी हुई थी क्या उसे वापस लाया जा सकता है, और जो चोट आई थी उसे कैसे भरा जा सकता है? अकबर ने सलाह मांगी। कुछ दरबारी चाहते थे कि चोरी करने वाले परिवार पर सख्त सजा दी जाए। कुछ कह रहे थे कि हमें न्याय के साथ दया भी दिखानी चाहिए। बीरबल ने देखा कि अगर सजा बहुत कठोर हुई तो परिवार टूट जाएगा और दरबार में और भी विद्वेष फैल सकता है। अगर बहुत नरम हुई तो अन्य लोग समझेंगे कि चोरी करने पर सब कुछ माफ मिल जाता है। तो बीरबल ने एक तीसरा रास्ता सुझाया, एक ऐसा रास्ता जो लोग भूल जाएं पर न्याय भी हो। बीरबल की तरकीब, हंसी की सजा। बीरबल ने अकबर से कहा, हमें इस मामले में ऐसा फैसला करना चाहिए जो सबको सीख दे पर श्राप न दे। उसने प्रस्ताव रखा कि पारिवारिक संपत्ति का कुछ हिस्सा उस परिवार को लौटाया जाए, पर एक अजीब शर्त के साथ। उस पुत्र को सार्वजनिक रूप से 1 सप्ताह तक रोज सुबह दरबार में आकर 3 मजाक सुनाने होंगे, और वो मजाक उन्हीं लोगों के हों जो उसके साथ झगड़ा कर रहे थे। मजाक सुनाने के दौरान उसे अपनी गलती स्वीकारनी होगी और बताना होगा कि वो क्यों नफ्स पर आ गया था। लोग पहले तो हैरान हुए, पर धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि इसी तरह का सार्वजनिक विनय और शर्म एक सख्त सजा से ज्यादा असरदार होगा। वो पुत्र अपनी शर्मिंदगी में औरों से दोस्ती करने का रास्ता खोलेगा और लोगों को हंसाने के बहाने वो अपनी गलती स्वीकार कर लेगा। अकबर ने ये शर्त मंजूर कर ली। उस पुत्र ने दरबार में आकर पहले दिन शर्म से भरकर बोला, पर उसने खुद को संभाल लिया और कुछ मजाक सुनाए जो बगल में बैठे लोगों को हंसा भी सके। हर मजाक में उसने अपनी गलती की मासूमियत और इंसानी कमजोरी का इजहार भी किया। धीरे धीरे लोगों का रुख बदल गया। वे उसे कोसने के बजाय उसे समझने लगे। हफ्ते के आखिर में वही पुत्र दरबारियों के बीच बैठकर पुराने घावों को मिलाने लगा। उसने जो खोया था उससे ज्यादा पाया, मित्रता। दरबारियों ने भी महसूस किया कि जोरदार सजा से रिश्ते असंभव नहीं बल्कि कठिन बन जाते हैं। 12. एक नई साज, दीवार के पीछे की साजिश। पर कहानी इत्तेफाक से यहां नहीं रुकती। उस बीच एक और छिपी साजिश उभर कर आई। महल के बाहर कुछ व्यापारी और एक नए दरबारी मिलकर दरबार की प्रतिष्ठा को कमजोर करने की योजना बना रहे थे। उनकी नीयत थी कि अकबर के भरोसे को तोड़ा जाए और वे सरकार में अपनी पकड़ मजबूत कर लें। उन्होंने देख लिया था कि दरबार की हल्की फुल्की चीजें भी बड़े परिणाम दे सकती हैं, जैसे बीरबल का छोटा मजाक अब बड़ी समस्या बना चुका था। इसीलिए वे अब और योजनाएं कर रहे थे। सीमा पर अफवाह फैलाना, खाने में दोष दिखाना और राजमहल के एक हिस्से में आग लगाकर तरह तरह के घृणास्पद दृश्य बनाना। ये खुलासा होने पर सारे दरबार में हड़कंप मच गया। बीरबल की अगली चाल, हंसी से बड़ा हथियार। बीरबल ने समझा कि अब सिर्फ मजाक ही नहीं बल्कि पूरी सूझबूझ की जरूरत थी। उसने एक योजना रची। पर्दे के पीछे बैठे इस छोटे से गिरोह के सामने सबूत लाने के लिए उसे एक और नाटक की आवश्यकता थी जो उनके गुनाहों को बाहर लाए। उसने अपना ध्यान महल के सुरक्षा और भोजन व्यवस्था की तरफ लगाया। वो जानता था कि घुसपैठियों का डेटा और नक्शा वहीं से जुड़ा हो सकता है। उसने धीरे धीरे अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों के साथ मिलकर नक्शे और गुप्त दस्तावेजों की जांच शुरू की, पर वो सब करना पब्लिकली नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने फिर से एक सार्वजनिक नाटक का सहारा लिया। नाटकीय शाम।
हंसी, तमाशा और पर्दापाश। एक शाम बीरबल ने महल में विरासत का एक बड़ा खेल रखा। सभागार भर गया। लोगों को निमंत्रण के साथ कहा गया कि वे अपने पुराने किस्से, झगड़े और मजाक सुनाएं। पर बीरबल के पास छुपे हुए दर्शक भी थे। वे व्यापारी और दरबारी जो साजिश रच रहे थे। खेल के बीच बीरबल ने अचानक एक कविता पढ़ी जिसमें गुप्त संकेत थे। संकेत सीधे उन व्यापारियों की तरक्की और उनकी कहानी से मेल खाते थे। कविता के अर्थ को समझते ही कुछ लोगों के चेहरे झुलस गए। बीरबल ने उसी मौके पर कुछ भरोसेमंद जवानों से कहा कि वे महल के उन हिस्सों की जांच करें जहां अक्सर माल और व्यापारियों के सामान आते जाते थे। जांच में मिली वस्तुएं, कुछ असामान्य संकेत, चोरी के सामानों के निशान, सब साजिश की दिशा में इशारा कर रहे थे। खुलासा और पकड़ा जाना। जांच के बाद व्यापारी और 2 सोचे दरबारी पकड़ लिए गए। उनकी आपराधिक साजिशें सार्वजनिक रूप से सामने आईं। अफवाहें, भ्रष्टाचार और महल के कुछ लोगों को धोखा देने की योजनाएं। अकबर ने सख्ती दिखाई, पर अभी भी बीरबल की दया वाली दलील थी कि इतनी बड़ी सजा से दरबार का कूदतंगी और भी बढ़ सकती है। अंततः व्यापारियों के ठिकानों की जब्ती की गई, कुछ को नौकरी से निकाला गया और कुछ को कानूनी कार्रवाई के लिए भेजा गया। पर सबको ये इशारा भी मिला कि दरबार बदलाव के लिए तैयार है, न केवल सजा के लिए बल्कि सुधार और पुनर्स्थापना के लिए भी। बीरबल ने अकबर को बताया कि हंसी लोगों को जोड़ती है, पर हंसी के साथ चलने वाली बुद्धि लोगों को बचाती है। अंततः शांत परना और नई शुरुआत। जब महल में फिर से स्थिरता आई तो बीरबल ने एक आखिरी मजाक सुनाया, पर यह मजाक केवल हंसाने के लिए नहीं था, ये सबको याद दिलाने के लिए था कि हर हंसी के पीछे एक जिम्मेदारी भी होती है। अकबर और दरबारियों ने ठहाके लगाए, पर इस बार मुस्कुराहटों में समझदारी भी थी। नए नियम बने, दस्तावेजों की सूची का सुधार किया गया, सार्वजनिक विवादों को सुनने का क्रम बदला गया और बीरबल ने एक छोटी मिशन टीम बनाई जो भविष्य में इस तरह की साजिशों को पहले से रोक सके।